तो दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा। दोस्तों ये आईपीओ ला रही है Hyundai इंडिया कंपनी। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक मौका है या धोखा, आपको इसमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो दोस्तों Hyundai कंपनी के बारे में बताऊं तो ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है जो दुनिया में तीसरा स्थान रखती है, वह भारत में दूसरा कार निर्माण के क्षेत्र में। दोस्तों ये 1996 से इंडिया में काम कर रही है और दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात करूँ तो 4 ट्रिलियन है, जो कि टाटा जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ता है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप केवल 3.3 बिलियन है, ये टाटा कंपनी से एक कदम आगे है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी बात, अब हम इसके आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। कंपनी 2500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है 14 करोड़ 21,94,700 शेयर के बदले, जिसमें से 50% कोटा रिजर्व रखा गया है QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, जिसमें आते हैं म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां। तो 50% कोटा इनके लिए रखा गया है। बाकी 15% रखा गया है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो 2 लाख से अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी जो बचा हमारे लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है जो 2 लाख से नीचे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि अमाउंट ही इतना ज़्यादा है कि सबको लगभग अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इनका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। मेन कारण क्या है इनके आईपीओ लाने का? सबसे मेन कारण ये है कि ये अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर चाहते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़े। दूसरा, प्रमोटर चाहते हैं इसमें लिक्विडिटी भी बढ़े। दूसरा, इनका सबसे बड़ा कारण है प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं शेयर में। चौथा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी जो है ईवी सेक्टर में बहुत काम कर रही है। तो अभी ईवी सेक्टर में ये और फंड जुटाना चाहती है, लिक्विडिटी बनाना चाहती है। उस कारण से अभी फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने थालेगांव में एक इंडिया में न्यू प्लांट खोलना चाहता है। अब इनकी करंट कैपेसिटी 8.75 लाख यूनिट्स हैं, जिसे ये बढ़ाना चाहता है 10.75 यूनिट तक। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये तो हो गई एक कारण। अब हम इनके बारे में फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, इनके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा मैं खोल के रखूँगा और फिर आखिरी में हम बात करेंगे कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं। इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी कमियों के बारे में पूरा बताऊँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका रेवेन्यू ट्रेंड के बारे में बात करूँ तो इनकी जो रेवेन्यू है वो बड़ी है, और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज मेरे को देखने को मिल रहा है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबल में ये कंपनी दिख रही है। और अर्निंग पर शेयर की इनकी बात करूँ तो 35 से बढ़कर के 53 हो चुका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो 17 से 23 हो गई है। दोस्तों ये 2023 का डाटा 31 मार्च तक का, 2024 के डाटा में अभी हम बात करेंगे जो करंट में अभी चल रहा है। इनकी जो टोटल असेट्स है वो इनकी लाइबिलिटी से भी ज़्यादा है, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम दिखाई दे रहे हैं। इनकी इक्विटी और एक्सपेंस का रेशियो भी बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो जो बढ़ा है 17.21 से 22.16% तक ये बढ़ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि जनरली दिखाता है कि ये रिटर्न जनरेट कर रहा है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर। तो ये बहुत ही अच्छी है। और इसके फाइनेंशियल पोजीशन की अगर मैं पूरी अच्छे से जांच करा तो मेरे को पता लगा कि इसकी टोटल असेट जो है इंक्रीज हुई है, और जो ये भविष्य इसका जो बिजनेस है पूरा ग्रोथ में मुझे दिख रहा है। कोई इनकी फंडामेंटल एनालिसिस है, तो एनालिसिस करने के बाद ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि ये कंपनी घाटे में है या फिर इनकी ग्रोथ रुकी हुई है। लगभग इनकी ग्रोथ हमेशा बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आपने अभी देखा, तो ये तो 2023 के बारे में बात थी, लेकिन अब हम बात करें 2024 के बारे में। तो इसके फाइनेंशियल 2024 में अभी तक की बात करूँ तो इनकी सेल 16.2 बिलियन से बढ़ गई है, जो कि 20% अधिक है। और इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो वो 64% की दर से बढ़ा है, जो कि 5.9 बिलियन हो गया है। और टाटा जैसी दिग्गज कंपनियां भी इसके पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस करके हमें टोटल ये दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी प्रॉफिट में है, इनका बिजनेस टोटली प्रॉफिट में है। और
इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हम इनका डार्क साइड भी हम जानेंगे। जो स्ट्रेंथ है और इनकी कमियां, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। इनकी हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्टाइलिश बॉडी ये बनाते हैं, उसके साथ साथ मजबूत बॉडी भी ये बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट में यही दम है। दूसरा, ईवी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आते हैं। फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाले कोई शेयर होता है या फिर कोई कंपनी ग्रो करेगी, वो है ईवी। तो ईवी में सबसे आगे हैं। ईवी में ये बैटरी बनाने से लेकर के उसके जो इक्विपमेंट है वो बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा गाड़ियों के मॉडल ईवी में इन्हीं के हैं। तो दोस्तों, अब इनकी कमियों के बारे में बात करूँ तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे कम खर्च करते हैं। दूसरा, ये अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स के लिए थर्ड पार्टी वेंडर पर आश्रित हैं। यदि थर्ड पार्टी वेंडर इन्हें देने से मना करते हैं तो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रभावित होगी, या फिर भविष्य में इनका लॉस होगा, या फिर इनकी जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, इसका जो Hyundai इंडिया कंपनी है वो उसे पूरी टोटली टेक्निकल सपोर्ट देना या फिर कोई पार्ट्स बनाना और या फिर कुछ है, ये टोटली Hyundai इंडिया कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी पर डिपेंडेंट है। यदि Hyundai की जो मेन ग्रुप है वो गलत डिसीजन लेता है तो इस कंपनी पर भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, अब तक आप जिस टॉपिक के लिए इस वीडियो में बने हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आपको देसी भाषा में समझाता हूँ रिटेलर रन अवे रूल के बारे में। दोस्तों, इसमें इतने बड़ी संख्या में अलॉटमेंट हो रहा है शेयर्स का, तो यहाँ पे रिटेलर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हर दूसरा रिटेलर इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा और हर दूसरे रिटेलर को ये अलॉटमेंट होने वाला है। जहाँ रिटेलर हिस्सा लेते हैं तो एनएससी बीएससी में लिस्ट होने के बाद जैसे ही उनको 10-20 हज़ार का प्रॉफिट दिखता है तो वो प्रॉफिट लेने के चक्कर में भाग जाते हैं। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते और उनकी वजह से प्राइस गिरता है। तो आपने अधिकतर पिछले LIC में भी देखा होगा कि जैसे ही लिस्ट हुआ बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके थोड़ी देर बाद वो गिर गया। जोमेटो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो ये रिटेलर्स के कारण होता है। और आगे मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा। तो पहले तो ये कमियां जान लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा आता है डिमांड एंड सप्लाई रूल। यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, और यदि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी ज़्यादा है तो प्राइस वहीं की वहीं रुक जाएगा। और इसके बदौलत अगर डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो वहाँ प्राइस हमेशा गिरता है। दोस्तों, इसमें यही होगा, डिमांड भी ज़्यादा होगी और सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो एक ये रूल आता है। तो दोस्तों, कुछ स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो ऐसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करते हैं, वेट करते हैं। जैसे मैं LIC की बात करूँ तो उसमें कुछ स्मार्ट ट्रेडर थे जिन्हें ऑपरेटर कहते हैं, या फिर कुछ रिटेलर भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं। उन्होंने LIC में अप्लाई नहीं किया था और कुछ को अलॉटमेंट नहीं मिला था। वो ग्राफ पे निरंतर नज़र बनाए रखते हैं। पहला फॉल डाउन सभी शेयर में होता है, चाहे दुनिया की हिस्ट्री में कोई सा भी शेयर आप उठा करके देख लीजिए, सब में फॉल डाउन होगा ही होगा। तो जैसे ही वो फॉल डाउन होता है, फर्स्ट फॉल डाउन के बाद स्काई रॉकेट हो जाता है हर शेयर। अगर आप प्रीवियस में कोई हिस्ट्री में कोई सा भी शेयर उठा के देख लीजिए, ये आपको मिलेगा। जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ जो शेयर इश्यू हुआ था, आईपीओ आया था, अपना LIC का था। तो उसका जो आप बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर ये परफॉर्मेंस देने वाला है, बट फ़र्क ये पड़ेगा कि ये प्रीमियम पर लिस्ट होता है या डिस्काउंट पर ऑफर होगा आपको। तो वो उस चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और जब ये इश्यू होगा ऑफिशियली तब मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे डिमांड सप्लाई रूल के हिसाब से यही कहता है कि यदि आप स्मार्ट ट्रेडर पहले फॉल डाउन के बाद इसे खरीदें, आईपीओ में लिस्ट होने से बचें। ये तो इसका कारण है एक, ये आपके ऊपर होता है कि आप स्मार्ट हैं या कुछ और है। दूसरा, इसकी टाटा कंपनी से सीधी टक्कर है। दोस्तों, टाटा कंपनी भी ईवी सेक्टर में कूद चुकी है, और इससे टाटा का मतलब है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है क्वालिटी, और क्वालिटी का मतलब है इंडिया। तो आजकल इंडियन लोग विदेशी कंपनियों से मोह भंग हो रहा है उनका, और टाटा जैसी कंपनियों में, स्वदेशी कंपनियों में बढ़ रहा है, और मोदी जी भी यही चाहते हैं। दोस्तों, तीसरा कारण ये आता है ग्लोबल मार्केट। दोस्तों, जैसा कि ग्लोबल मार्केट की हालत आप देख पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरह के मार्केट नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं,
और सोना चांदी या फॉरेक्स मार्केट हो हर नीचे दिखाई दे रहे हैं, और बीच बीच में हिंडरबर्ग जैसी रिपोर्ट आती है तो इंडियन मार्केट पे भी इसका फ़र्क पड़ रहा है। दोस्तों इंडियन मार्केट को विदेशी लोग गिराना चाहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के इन्वेस्टर इतने मजबूत हैं, वो सीना तान के खड़े हैं। तुम्हारी हिम्मत हो जितना रोक सको, हम शेयर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, हमें हमारी इकोनॉमी पे बिलीव है। तो एक कारण ये भी है। तो दोस्तों एक और कारण है कि ये इसकी सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है कि ये डिपेंडेंट है अदर्स वेंडर्स पे, जो कि इसके पार्ट्स वगैरह बनाते हैं और ये उन्हें सोर्सिंग करता है। तो दोस्तों ये तो थे नहीं लेने के कारण। अब लेने के कारण भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये उन इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों ये अच्छी कंपनी है, इसके फाइनेंशियल जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने की वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम ग्रोथ में हैं, हमारे ऊपर कोई लोन भी नहीं है, हमारी लाइबिलिटी भी कम है, हमारी सेल्स भी अच्छी हो रही है, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों इसका दूसरा कारण मैं बताता हूँ, ये बेस्ट फॉर फ्यूचर है। कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है, ईवी सेक्टर। एक और कारण मैं आपको बताता हूँ, अभी इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे बूम पर है और दोस्तों ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अभी गोल्डन एरा चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। एक सबसे बड़ा कारण इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा QIB यानी कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियाँ और बैंक जैसे का पार्टिसिपेशन 50% है। तो अब आप जानते हैं ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, बैंक वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, कितनी हाई अमाउंट में पैसा लगाते हैं। तो जहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, उस इन्वेस्टमेंट या उस शेयर को ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है। सबसे सिंपल सा आपको मैं बता दूं कि जहां HNI और इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं वहां इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपकी ये होने वाला है कि ग्राफ में आसानी से आप पता कर सकेंगे। यदि वो बेचते हैं तो आप भी बेचिए, फंडामेंटल एनालिसिस देख करके। वो फंडामेंटल एनालिसिस में साफ दिख जाता है, और कई वेबसाइट हैं जहाँ पर आसानी से आपको दिख जाएगा कि HNI या फिर म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां बेच रही है तो आप भी बेच दीजिए, यदि वो खरीद रही है तो आप भी खरीद दीजिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये आपको ट्रैक करने में बहुत ही आसान होगा और जल्दी से आप पकड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यदि इसमें ये कंपनियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां कोई बेवकूफ़ है नहीं, ये भी इनके पास आपसे बड़ा दिमाग है और सबसे ज़्यादा ये फंडामेंटल एनालिसिस करती है। इवन इन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर भी बिठा रखे हैं जो इनके लिए एनालिसिस करते हैं। यदि ये सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है तो आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। अब ये कुल मिला के आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म, इसमें दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी देखा जाए तो ये IPO सबसे बेस्ट, अब तक का सबसे बड़ा IPO बनने वाला है। LIC की तरह ये तरक्की करने वाला है। शुरुआत में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिटेलर जो छोटे मोटे हैं जिन्हें थोड़ा बहुत फ़ायदा दिखता है वो अपना फ़ायदा, रिस्क जो नहीं लेना चाहते वो अपना फ़ायदा उठाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन और कुछ लोग जिन्हें अलॉटमेंट नहीं होता उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊं, जब इसका में फॉल डाउन होगा तो बाज़ार पर आप नज़र गड़ाए रखना। जैसे फॉल डाउन होगा फटाफट से आप ये शेयर खरीद लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ग्रोथ करेगा। और दूसरा, ऑटो सेक्टर और इंडियन जो मार्केट है उसमें कार का जो बाज़ार है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति आज कार खरीदने पर को तैयार है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कार एक स्टेटस बन चुकी है, जहाँ पर स्टेटस की बात आती है तो लोग उसमें पैसा खर्च करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट बनाती है, तो भविष्य में इनका सेल्स और ग्रोथ दोनों ही देखने को मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।